साथियों नमस्कार। मैं रवि कुमार। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान में भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर हम हो रही हमारी चर्चा आपको काफी पसंद आ रही होगी, जिसके पिछले 2 वीडियो भी आपने जरूर देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। उसमें हो रही बातचीत आपको काफी अच्छी लगेगी और काफी सेंस बनाने वाली लगेगी। हम अपने वीडियो की सीरीज में यह जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ कहां है, ये प्रॉब्लम्स कहां से शुरू हुई। पिछले 2 वीडियोस में हमने जाना कि इंडिया में अंग्रेजों ने एक नया एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। हमने यह भी समझने की कोशिश की कि उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम क्यों शुरू किया, इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य क्या था। साथ ही हमने यह भी जाना कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट रहा है खासतौर से हमारे देश में एजुकेशन को लेकर, उसके पीछे का पूरा षड्यंत्र क्या था, वो चार्ल्स वुड डिस्पैच दस्तावेज में क्या था, उसमें क्या बातें कही गई थी, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में जाना है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो अब यहां से अपनी बातचीत थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नए एजुकेशन सिस्टम के प्रभाव और गहराई को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि आर्थिक परिस्थितियों को भी समझें। जब अंग्रेजों ने नई शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत नए विद्यालय और कॉलेज खोलने शुरू किए तो एक बड़ा सवाल यह था कि इन स्कूलों और कॉलेजेस में कौन और क्यों पढ़ेगा। एक भारतीय परिवार अपने बच्चों को वहां क्यों भेजेगा। आइए समझते हैं अंग्रेजों ने इस समस्या का हल कैसे निकाला। जब अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उस समय तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर गांवों पर केंद्रित थी, यानी समाज या लोगों को अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों की जरूरत होती उसका ज्यादातर हिस्सा गांव में ही पैदा किया जाता था, या कहें तो बनाया और उगाया जाता था। गांव और लोगों की जरूरत के अतिरिक्त जो सामान बच जाता या जो अतिरिक्त पैदा होता था उसका निर्यात किया जाता था, और जो सामान गांवों में पैदा नहीं होता उसका आयात किया जाता था। और इस तरह देखें तो हमारे गांव और शहर पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। गांवों में या शहरों में भी बच्चों की शिक्षा भी गांव और शहर की जरूरत और उपलब्ध व्यवसाय के आधार पर ही होती थी। यानी बच्चे खेती किसानी, पशुपालन, कपड़े की बुनाई और सिलाई, लकड़ी का काम, घर बनाने का काम, मूर्ति बनाना, धार्मिक कर्मकांड, लड़ाई की विद्या और हस्तशिल्प आदि जैसे कार्य आदि जरूरत एवं रुचि के आधार पर गांव में ही सीख लिया करते थे। कुछ विशेष तरह की पढ़ाई करने के लिए या कुछ विशेष चीजें सीखने के लिए बच्चे बाहर भी जाया करते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले गांव की इस अर्थव्यवस्था को और लोगों और समाज की आत्मनिर्भरता को नए कानूनों और करों यानी टैक्सेस के माध्यम से नष्ट कर दिया। अब ना तो लोगों के पास काम बचा था और ना ही जीवन यापन के लिए मूलभूत संसाधन उपलब्ध थे। बची खुची कसर अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर चुके राजाओं और जमींदारों के अत्याचारों ने पूरी कर दी। अब अंग्रेजों ने लोगों से कहा या लोगों के बीच में यह बात फैलाई कि आपको काम चाहिए, चलिए हम आपको अपने यहां सरकारी नौकरी देंगे, आप हमारे लिए काम करिए। लेकिन आप सरकारी नौकरी करेंगे कैसे? उसके लिए तो पढ़ना लिखना आना जरूरी है। तो एक काम करिए, आप अपने बच्चों और नौजवानों को हमारे विद्यालयों में दाखिला दिलवा दीजिए। वहां आपके बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी के लायक हो जाएंगे और उन्हें काम मिल जाएगा फिर। और इस तरह अंग्रेजों ने सरकारी नौकरी का लालच दिखाकर भारतीय बच्चों को और नौजवानों को अपने विद्यालय और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा देनी शुरू की।
जो आर्थिक नीतियां अंग्रेजों ने लागू की थी उसका एक उद्देश्य तो शिक्षा को कंट्रोल करना था, लेकिन उसके और भी कुछ उद्देश्य थे। जैसे भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करने का एक बड़ा उद्देश्य यह था कि भारत को यूरोप में तैयार माल के लिए बाजार के रूप में विकसित किया जा सके। भारत में घरेलू उद्योग धंधे नष्ट होने से यहां कच्चे माल की खपत बहुत ज्यादा घट गई थी, जिससे कच्चा माल बहुत सस्ता हो गया। अंग्रेज इस कच्चे माल को सस्ते दरों पर खरीदकर और कई बार सीधा हड़प कर यूरोप भेज देते थे। वहां उनकी फैक्ट्रियों में पक्का माल तैयार होता और भारत के बाजारों में बेचने के लिए वापस भारत भेज दिया जाता था। अब चूंकि भारत में पक्का माल बनना बंद हो चुका था, तो इस वजह से भारतीय लोग यूरोप से आया हुआ माल खरीदने के लिए मजबूर थे। भारत अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया और अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को उपभोक्ता बनाकर रख दिया। अंग्रेजों के लिए तो हर तरफ से फायदा ही फायदा हो रहा था। थोड़ा विचार करके देखिए कि क्या वर्तमान समय में भी ऐसा ही हो रहा है कि हम सभी भारतीय, ये पूरा भारतवर्ष विदेशी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बनकर रह गए हैं। क्या हम अपनी जरूरतों के समस्त सामान का उत्पादन स्वयं करते हैं? विचार कीजिए। भारत में अंग्रेजों के आने से सैकड़ों वर्ष पूर्व से ज्ञान और शिक्षा की परंपरा थी। हां, यह जरूर है कि उस पर जाति प्रथा का प्रभाव था, किंतु जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कौशल आधारित शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा अपने स्वरूप में चल रही थी। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है और कहां पढ़ाना है, इन सभी बातों का निर्णय शिक्षक स्वयं से ही करते थे। उस समय पाठ्यक्रम इस बात पर निर्भर करता था कि समुदाय और गांव के विकास के लिए कौन सी पुस्तकें, लेख, कौशल, कलाएं, गतिविधियां, दक्षताएं आदि सीखना बच्चों के लिए जरूरी है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु के महत्व को इन दो उक्तियों से समझा जा सकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अतिरिक्त गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। लेकिन अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का संपूर्ण नियंत्रण अंग्रेजी सरकार ने अपने हाथों में लेते हुए सब कुछ सेंट्रलाइज्ड कर दिया। इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर शिक्षकों पर हुआ। उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता संपूर्ण रूप से खत्म कर दी गई। अब वो स्वयं से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। नई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के ऊपर केवल नया पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक ही नहीं लादा गया, बल्कि ऑफिस के दैनिक कार्य भी लाद दिए गए। जैसे छात्र एडमिशन का रिकॉर्ड रखना, अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैनिक डायरी मेंटेन करना, स्कूल के खर्चों का ब्यौरा रखना, आवधिक मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखना आदि। हमारे वर्तमान शिक्षक साथी थोड़ा बताएंगे कि क्या वो अभी भी ऐसा करते हैं, और हमारे जो अन्य दर्शक हैं जो शिक्षक नहीं हैं, वो अपने किसी सरकारी शिक्षक साथी से पूछें कि क्या हमारे शिक्षक साथी ये सारे रिकॉर्ड अभी भी मेंटेन करते हैं जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इन सभी आधिकारिक कार्यों के साथ आया अंग्रेज अधिकारियों का बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एवं इंस्पेक्शन का सिस्टम, जिसने शिक्षकों में
भय और अनिश्चितता का संचार कर दिया, या भय और अनिश्चितता भर दी पूरी तरह। क्यों भर दी? यह भय और अनिश्चितता इस बात को लेकर थी कि किसी छोटी सी भी गलती की वजह से शिक्षकों की तनख्वाह काट ली जाती थी। इतना ही नहीं, विद्यालय को मिलने वाला वार्षिक अनुदान किसी भी छोटी से छोटी गलती या चूक होने की वजह से या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रोक लिया जाता था। इन सभी दबाव और बुरी स्थितियों ने शिक्षक समुदाय में चापलूसी, बेसब्री, जलन आदि जैसे नकारात्मक भावों को जन्म दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों को खुश करने के लिए बच्चों पर अनुशासन का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेज अधिकारियों के आने पर ब्रिटिश झंडा फहराना, फूल मालाओं से उनका स्वागत करना, उनके स्वागत में गीत गाना, उनके सम्मान में ब्रिटिश सरकार का राष्ट्रीय गीत गाना आदि जैसी प्रवृत्तियां बढ़ गई। इतना ही नहीं, यदि शिक्षकों को शक भी हो जाता कि किसी बच्चे की वजह से अंग्रेज साहब को बुरा लगा है, तो उस बच्चे को बेहद क्रूर सजा देना आम बात हो गई थी। हमें यह लग सकता है कि उस समय का शिक्षक समुदाय कुछ ज्यादा ही भयक्रांत हो गया था और उनका व्यवहार गलत था, किंतु उनकी आर्थिक, सामाजिक और सरकारी तंत्र में उनकी स्थिति को समझे बिना शिक्षकों को गलत कहना उचित नहीं है। उस काल में शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। सरकारी तंत्र में वे सबसे निचले पायदान पर थे और सबसे ज्यादा दबाव भी उन्हीं के ऊपर था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि शिक्षक समुदाय तो अपनी स्थिति आज भी समझ रहा है, लेकिन क्या हम अपने शिक्षकों की वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, जिनके हाथों में देश के भविष्य के निर्माण की बागडोर है। हमारे बच्चों का भविष्य जिनके हाथों में है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सरकारी तंत्र में उनकी स्थिति क्या है, वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उन्हें किस तरह की सुविधाएं प्राप्त है और कौन सी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, इसकी जानकारी एक नागरिक होने के नाते हमें रखना, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए इस बात की जानकारी रखना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। 1857 की क्रांति के बाद कुछ नए व्यवसायों ने जन्म लिया, जैसे डॉक्टर और वकील। इनकी स्थिति शिक्षकों से बेहतर थी। इन नए कार्यों के आगे शिक्षकीय कार्य काफी ज्यादा अलोकप्रिय होने लगा, खासतौर से तब जब शिक्षक से उसके समस्त अधिकार छीन लिए गए तो उसकी सामाजिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। अगर शिक्षक को पाठ्यपुस्तक लेखन और प्रकाशन में भागीदारी मिलती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती, किंतु पाठ्यपुस्तक लेखन में कुछ नए खिलाड़ियों के आ जाने से ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलकर पाठ्यपुस्तक लेखन और प्रकाशन दोनों आर्थिक और राजनीतिक लाभ का बड़ा स्रोत बनकर रह गए। आइए समझते हैं कैसे। तो 1817 के आसपास जब पहली बार पाठ्यपुस्तक लेखन और प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं था, किंतु बाद के वर्षों में, खासतौर से 19वीं सदी के अंत में, जब विद्यालयों की संख्या और छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ तो पाठ्यपुस्तक लेखन और प्रकाशन में कुछ नए खिलाड़ियों का आगमन हुआ। उस समय जो ईसाई मिशनरीज भारत में सक्रिय थीं, उन्हें पाठ्यपुस्तक लेखन और प्रकाशन राजनीतिक और आर्थिक लाभ का एक बड़ा स्रोत दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त 3 नए खिलाड़ी और इस काम में भागीदार बनने लगे। वो 3 नए खिलाड़ी कौन से थे?
तो जिसमें पहला था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैकमिलन और तीसरा था लॉन्ग्समैन। इन सभी खिलाड़ियों की नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी पर अच्छी पकड़ थी। हम पहले भी यह बात कर चुके हैं कि पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत अंग्रेजों ने इसलिए की थी ताकि वो भारतीयों को या भारतीय बच्चों और नौजवानों को मानसिक रूप से कंट्रोल कर सके। आइए थोड़ा इसको विस्तार में समझते हैं। तो टेक्स्ट बुक को रटने की प्रक्रिया एक अति प्राचीन विचारधारा से आती है। इसमें लिखे हुए को रट लेना एक उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट माना जाता है। रटने की प्रक्रिया के साथ समस्या यह है कि इसमें समझने, विश्लेषण करने और सवाल पूछने की कोई जगह नहीं होती। आप सभी को थ्री इडियट्स का चतुर रामलिंगम तो याद ही होगा और उसका वो सीन भी याद होगा जहां उसने टीचर्स डे के दिन एक भाषण दिया था। यह रटने की प्रक्रिया अंग्रेजों के लिए बड़े फायदे की थी। अंग्रेजों ने जब शिक्षा को सेंट्रलाइज्ड किया तो उन्होंने सेंट्रलाइज्ड परीक्षा की भी शुरुआत की। इस सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम ने रटने की प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। परीक्षा सिस्टम पर लोगों का भरोसा बने और लोग इसे सत्य और निष्पक्ष माने, इसके लिए अंग्रेजों ने कुछ खास कदम उठाए थे। पहला कदम क्या था? तो पहला कदम यह था कि प्रश्न पत्र शिक्षक की जगह कोई और तैयार करेगा और उत्तर पुस्तिकाओं को कोई और जांचेगा। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि इससे पक्षपात की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा कदम, प्रश्न पत्र बनाने वाले और उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस पक्षपातपूर्ण न दिखने वाले सिस्टम ने बहुत जल्दी ही लोगों का विश्वास जीत लिया। लेकिन इस पूरे प्रपंच के पीछे का असल एजेंडा तो कुछ और ही था। पाठ्यपुस्तक और परीक्षा व्यवस्था एक ऐसा औजार थे जो भारतीय बच्चों और नौजवानों के मन में भय पैदा करने, उनके आत्मविश्वास को कमजोर करने और उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसा करने से अंग्रेजी शासन को मजबूती मिलती थी। परीक्षा का उद्देश्य था ऐसे मानदंड, ऐसे क्राइटेरिया, मानदंड, पैरामीटर्स बनाना जिससे छात्रों के उत्तीर्ण होने की संख्या, छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या और नौकरी मांगने वाले नौजवानों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा करने से केवल उन्हीं छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेजी शासन के लिए उपयोगी थे। तो ये थी हमारी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के इतिहास को समझने के हमारे वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो। अगले वीडियो में हम थोड़ा और ज्यादा गहराई में जाएंगे कि पाठ्य पुस्तक लेखन में लिखने के लिए किस तरह की कहानियां, कविताएं अंग्रेजों ने डाली। वो किन कहानियों को चाहते थे कि बच्चे पढ़े, भारत के बच्चे पढ़े, और किन कहानियों को वो चाहते थे भारत के बच्चे ना पढ़े। किस तरह से कहानियों और कविताओं ने बच्चों में अंग्रेजी मानसिकता का विकास किया। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या वजह थी कि पूरे देश में परीक्षा के सिर्फ एक ही स्वरूप को चुना गया, जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश में हजारों तरह की संस्कृतियां, परंपराएं, भौगोलिक क्षेत्र, समाज, पंथ, समुदाय आदि हैं। जब हर बच्चे का एक्सपोजर यानी उसके आसपास का वातावरण दूसरे बच्चे के वातावरण से, दूसरे शहर के बच्चों के वातावरण से अलग है, तो फिर परीक्षा एक जैसी क्यों बनाई गई? इन सभी बातों का उत्तर हम आने वाले अपने अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हां, अभी तक बने हमारे 3 वीडियोस के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। आपके फीडबैक मुझे खुद को बेहतर करने में बहुत मदद करते हैं। मेरे पिछले 2 वीडियो पर मेरे बहुत सारे मित्रों, साथियों और
नए दर्शकों के कमेंट्स और पर्सनल जो मैसेजेस आए हैं उसने मुझे अपने इस वीडियो को बेहतर करने में बहुत मदद की है। सो आप सभी से निवेदन है कि वीडियोस को पूरा देखें। अगर आपको मेरी किसी बात से आपको लगता है कि इसे ठीक करने की जरूरत है, इसे बदलने की जरूरत है, मेरी किसी बात से आपकी असहमति है या आपको कुछ भी बुरा लगा, तो प्लीज प्लीज हमारे वीडियोस पर आप कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या गलत लगा और क्या सही लगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।